Hello, good morning friends. Myself Dr. Dhrinder Kumar Patel from Vet Pro Dog and Cat Clinic. आज हम बात करेंगे डॉग्स के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के बारे में। ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है क्या, कैसे ट्रांसमिट होता है एक डॉग से दूसरे डॉग को, क्या इसके सिम्टम्स हैं, डायग्नोस कैसे करेंगे और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कैनाइन डिस्टेंपर है क्या। बेसिकली कैनाइन डिस्टेंपर एक वायरस इन्फेक्शन है जो कि एयरबॉर्न कंटामिनेशन है। एक इन्फेक्टेड डॉग से दूसरे डॉग्स को ट्रांसमिट होता है बाय एयर रूट। अब किसी डॉग को अगर डिस्टेंपर का इन्फेक्शन लगा हुआ है, वो उसके यूरिन से, स्टूल से, नेज़ल डिस्चार्ज से, कफिंग से, रिस्पायरेशन से, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है। और पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स क्या हैं डिस्टेंपर वायरस के और किस एज ग्रुप को ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्ट करता है। तो पहला है, ये किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, जिसको वैक्सीन से नहीं लगा हुआ है। बट जो सबसे ज़्यादा चांसेज हैं इन्फेक्शन के, वो स्मॉल पपीज़ के अंदर है, जो कि 2 महीने 3 महीने के बच्चे हैं और जिनका इम्यूनिटी वीक है, वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है या उनके पेरेंट्स को वैक्सीन नहीं लगा हुआ है, उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है। उन बच्चों के अंदर ये डिस्टेंपर वायरस जल्दी कैरी करता है। और पता कैसे चलेगा कि अभी किसी डॉग को डिस्टेंपर हो गया है, तो उसके लिए बेसिक जो सिम्टम रहते हैं वो 4 ऑर्गन्स अफेक्ट करता है। डिस्टेंपर 4 बॉडी के सिस्टम्स को इफ़ेक्ट करता है। पहला है रिस्पायरेटरी सिस्टम। उसके अंदर आपको किसी डॉग को अगर देख के लगता है कि इसको नाक से म्यूकस आ रहा है, रनी नोज है, कफिंग कर रहा है, ड्राई कफ आ रहा है, नेज़ल सेप्टम ड्राई हो गया है, मॉइस्चर ख़त्म हो गया, सूखा हो गया, आंखों में जो ड्राइनेस आ रही है, थिक डिस्चार्ज आ रहा है म्यूकस का, येलो कलर का डिस्चार्ज आंखों से आ रहा है, नाक से येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, नाक सूख गई है, खांसी रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, ये रिस्पायरेटरी सिम्टम रहता है डिस्टेंपर पेशेंट के अंदर। सेकंड सिम्टम आता है, इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का रहता है, जिसमें कई बार वॉमिटिंग आती हैं, लूज मोशंस हो रहा होता है। थर्ड रहता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर ट्विचिंग ऑफ जा, लोअर जा का जबड़ा चल रहा होता है, क्लिकिंग बोलते हैं, ट्विचिंग बोलते हैं जिसको, वो चल रहा होता है। कई बार फ्रंट लिम या हाइंड लिम के अंदर अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट चल रहा होता है, बच्चे का पैर हिल रहा होता है और उसमें अनकोऑर्डिनेटेड मतलब कंट्रोल नहीं होता उसका, तब भी पैरों का मूवमेंट चल रहा होता है, पैरों में खड़े होने में लड़खड़ा के चलता है, गिर जाता है। फोर्थ है ऑकुलर इंटीगुमेंट्री सिस्टम रहता है। इंटीगुमेंट्री के अंदर इसका जैसे स्किन में प्रॉब्लम हो गया, पैचेस बन रहे हैं, नीचे पस्टूल्स फॉर्मेशन है, पस फिल्ड एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पस्टूल है, पॉज हार्ड हो गए हैं, बिल्कुल रफ हो गए हैं, तो ये इंटीगुमेंट्री सिस्टम। तो बेसिकली 4 सिस्टम फैक्टर रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। ये 4 सिम्टम्स है। आपने अगर किसी पपी को देखा है जिसके अंदर ये चारों में से कोई भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स दैट कि डिस्टेंपर का सस्पेक्टेड केस हो सकता है। और फर्दर डायग्नोस्टिक्स में कैसे कंफर्म करेंगे, एक तो डिस्टेंपर पेशेंट के अंदर फीवर की हिस्ट्री मिलेगी आपको, टेम्परेचर 104, 105, 103 तक रहेगा। सेकेंड थिंग रहेगा उसका डिस्टेंपर के अंदर कफिंग का इशू रहेगा। और थर्ड, कई बार ट्विचिंग ऑफ जा रहता है या पैरों का अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रहता है। थर्ड रहता है इपिलिप्टिक अटैक, दौरे पड़ रहे होते हैं, मुँह से झाग आ रहा होता है, सलाइवा आ रहा होता है, फ्रोद आ रहा होता है माउथ से। ये 4-5 बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इसको डिस्टेंपर पेशेंट हो गया है। और कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है, एक तो इसका इलाइजा बेस्ड एंटीजन किट्स आती हैं, उस पर स्नैप बेस्ड किट हैं। आप वेट के पास जाएंगे, नियर बाई वेटनरी क्लिनिक्स में जाए और इमीडिएटली विद इन 5 मिनट के अंदर उसका रिपोर्ट 5 to 10 मिनट्स में रिपोर्ट्स आ जाता है। जस्ट लाइक प्रेगनेंसी किट की तरह से किट्स आती हैं, उसमें अगर 2 लाइन आती हैं, रेड कलर की मतलब पॉजिटिव है, सिंगल लाइन मतलब निगेटिव है। और इलाइजा किट की जितनी भी किट्स हैं इलाइजा की, उनकी एफिकेसी 70 to 85% तक रहता है, 90% तक इफेक्टिव रहता है। तो उस केस में प्राइमरी अगर डायग्नोस्टिस करना है इमीडिएटली, तो ऑन द स्पॉट बेसिस पे, तो उसके लिए आपने यूज करना है स्नैप किट, एंटीजन बेस्ड किट। इसमें दूसरा आता है आपका पीसीआर आता है। डिस्टेंपर का पीसीआर ब्लड सैंपल के थ्रू होता है, तो पीसीआर कराइए, वो अप्रॉक्सीमेटली 99% एक्यूरेट रिजल्ट रहता है पीसीआर का।
और उसकी रिपोर्ट आने में तकरीबन 8 से 10 घंटे लग जाते हैं पीसीआर की रिपोर्टिंग के लिए। तो अगर कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है डिस्टेंपर का तो उसका 2 तरीके हैं पता लगाने के। पहला है इलाइजा बेस्ड एंटीजन किट, दूसरा है पीसीआर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। तो आप दोनों ही टेस्ट अपने नियर बाय वेटनरी क्लिनिक में जाके करा लें। अब थर्ड, आपने किसी पपी को डॉग को डिस्टेंपर टेस्ट करा लिया, उसका डिस्टेंपर पॉजिटिव आ गया, अब उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि डिस्टेंपर एक डेडली डिसीज़ है और राइट टाइम पे डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे अगर नहीं पता लगा पाएंगे तो उसके अंदर दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, आइज़ हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारा अफेक्टेड हो जाता है और उस केस में फिर परमानेंट डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंपर का एज सच प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है वायरल डिसीज़ के अंदर, पहला आप समझिए। और उसमें बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मेरे पास लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब डिस्टेंपर में ये बचेगा या नहीं बचेगा। ये बता पाना डिस्टेंपर पेशेंट्स के अंदर कि ये बचेगा या नहीं बचेगा, ये किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलरली पपी के या डॉग के ऊपर, उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, वैक्सीन्स पहले लगी हुई हैं या फिर उसके पेरेंट्स को वैक्सीन लगा हुआ है, या फिर किस स्टेज पे उसको डिस्टेंपर लगा हुआ है और किस स्टेज पे डायग्नोस हुआ है। अब कोई बहुत छोटा पपी है, 1 महीने का पपी है जिसका इम्यूनिटी ही वीक है और उसको डिस्टेंपर वायरस लग गया और राइट टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाया, तो उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल हार्डली 5 से 7% ही बचते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि डिस्टेंपर अगर आपको हल्का सा भी सिम्टम लगता है जो मैंने बताया इस वीडियो में, आप इमीडिएटली टेस्ट कराइए। अगर डिस्टेंपर पॉजिटिव आ रहा है उस केस के अंदर आप एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। ट्रीटमेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, उसमें अपने नियर बाई वेट के पास जाएं, वो आपको गाइड कर देंगे। इसमें सिम्टोमेटिक खांसी के लिए कफिंग कर रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट चलेगा, आई से डिस्चार्ज आ रहा है उसके लिए आपको आई ड्रॉप्स रिकमेंड करेंगे, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है उसके लिए मेडिकेशन चलेगा, डिहाइड्रेशन है, खाना नहीं खा रहा उसके लिए अलग से मेडिकेशंस ऐड करेंगे। तो सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। साथ में एक डिस्टेंपर स्पेसिफिक बात करूँ तो सीरम आता है जिसको कैनग्लोब डी बोलते हैं, जैसे स्पेसिफिक डिस्टेंपर के लिए सीरम है, तो ये सीरम आप लगवा सकते हैं। अप टू 5 to 7 डेज का कोर्स रहता है डिस्टेंपर सीरम का, और सीरम एक सपोर्टिव मेडिकेशन है डिस्टेंपर पेशेंट्स के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपने सीरम लगा दिया और वो डिस्टेंपर पेशेंट रिकवर कर जाएगा। अप टू 30-40% तक डॉग्स के अंदर सीरम काम करता है, और जिनके अंदर एक बार न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने स्टार्ट हो गए, जैसे कि दौरे पड़ना स्टार्ट हो गया, एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं, पीछे पैरों में पैरालिसिस हो गया है, टचिंग चल रहा है, तो ये परमानेंट डिफॉर्मिटी है जो कि ओवर द टाइम पीरियड ठीक नहीं होंगी। तो आपने डिस्टेंपर का जो पेशेंट है उसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराइए, और थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है इसमें। ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन में रिकवरी हो जाएगा। डिस्टेंपर के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है कंप्लीट रिजल्ट आने में कि कितना रिकवरी होगा या नहीं होगा। और आफ्टर ट्रीटमेंट इसमें क्या रहता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट में एक कोई पेशेंट है जिसको डिस्टेंपर सीरम और मेडिकेशन से रिकवर कर गया विदिन 10 to 15 डेज़ के अंदर, तो फर्दर वो डिस्टेंपर कैरियर रहता है। काफ़ी टाइम तक उसकी बॉडी से डिस्टेंपर वायरस का जो सेडिंग है वो चल रहा होता है, बाई यूरिन, बाई स्टूल। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपका पेशेंट डिस्टेंपर से सफ़र कर रहा हो तो आपने दूसरे हेल्दी पेट्स के पास लेके नहीं जाना है। क्लिनिक्स में थोड़ा ध्यान रखिए कि आप जब भी अपना हेल्दी पपी लेकर जाएँ तो टेबल सैनिटाइज कराएँ। ध्यान दें कोई आसपास डिस्टेंपर का पेशेंट तो नहीं ट्रीट हुआ है इस टेबल के, उसी टेबल पे या सराउंडिंग टेबल पे, क्योंकि एयरबॉर्न कंटामिनेशन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थर्ड है कि जब आपका पपी डिस्टेंपर से रिकवर हो जाए तो करीबन आपने इसको 1.5-2 महीने किसी दूसरे हेल्दी पपी के पास लेके नहीं जाना है, अदरवाइज़ वो उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। अब मोस्ट कॉमन है कि डिस्टेंपर के अंदर जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंपर में सर्वाइवल रेट कैसा है। जिनको भी ऑनर को पता चलता है कि उनका डॉग डिस्टेंपर पेशेंट पॉजिटिव हो गया है तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उस केस के अंदर क्या है, डिस्टेंपर का कोई, मैंने बताया कि टाइम पीरियड लिमिटेशन नहीं है। किसी में ये 10 से 15 दिन के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस आता है, किसी में 2.5 से 3 महीने लग जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ आउट ऑफ 100 तो 20 to 30% पेशेंट्स का रिकवरी रेट रहता है। मोर देन 70% पेशेंट्स इस डिसीज़ के अंदर सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्रेन सेल को डैमेज करता है, और ब्रेन सेल जिस भी किस डिसीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके अंदर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा, प्रिकॉशंस क्या है, डिस्टेंपर से कैसे बचा सकते हैं आप अपने पपी को। तो डिस्टेंपर, जब भी आप अपना पपी परचेज करें नया, आप इमीडिएटली नियर बाई वेट के पास जाएं, डिस्टेंपर टेस्ट कराएं। अगर डिस्टेंपर निगेटिव आया हुआ है देन आप पपी को परचेज करें या एडॉप्ट करें।
और सेकेंड थिंग, डिस्टेंपर वैक्सीनेशन राइट टाइम पे स्टार्ट कर दें। जैसे कि 30-35 डेज वैक्सीनेशन टाइम रहता है। पपी डीपी वैक्सीन आती है तो 30 से 35 दिन में स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट हम अगले वीडियो में वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट वैक्सीन्स राइट टाइम पे स्टार्ट कर दें, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करें वैक्सीनेशन का, और वैक्सीन हमेशा अच्छी कंपनी की यूज करें। मैं कुछ कंपनीज का नाम रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे जॉइटस का आएगा DHPP-IL 9-in-1 जिसको बोलते हैं, वैनगार्ड नाम से आता है। सेकंड आता है MSD कंपनी का DHPP-IL, नोवीवेक का आता है DHPP-IL। तो ये कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिनके आपने ब्रांड्स यूज़ करने हैं। कई बार क्या होता है ना कि पेट पेरेंट्स जाते हैं और सस्ते प्राइस के चक्कर में वैक्सीन यूज कर लेते हैं जिनका प्रॉपर एंटीबॉडी टाइटर ही नहीं है। अब किसी वैक्सीन की क्वालिटी एफिकेसी ही ठीक नहीं है और आप बेशक उसको डिस्टेंपर वैक्सीन लगवा रहे हैं, बट वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती हैं, और कई बार आफ्टर वैक्सीनेशन भी उसको डिस्टेंपर कैरी हो जाता है। सो दैट्स वाई आप वैक्सीन्स का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करें, अच्छी कंपनी का वैक्सीन्स लगवाएं, रजिस्टर्ड वेटनेरियंस के पास जाके वैक्सीन लगवाएं, और वैक्सीन्स का जो शेड्यूल आपके डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसको पूरा आपने प्रॉपर फॉलो करना है। एक बार वैक्सीन्स लगने के बाद आपका पपी सेफ़ है, प्रोटेक्टेड है डिस्टेंपर डिसीज़ से, और आफ्टर वैक्सीनेशन ही आप किसी दूसरे पेट्स के पास लेके जाएं या पार्क या रोड पे घुमाएं। विदाउट वैक्सीनेशन आपने इसको बाहर दूसरे डॉग के साथ में कम्युनिकेट नहीं कराना है। तो आई होप कि मैंने सारे ही पॉइंट कवर किए हैं डिस्टेंपर डिसीज़ के बारे में। अभी हम नेक्स्ट अपने वीडियो में वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी वैक्सीन्स कैसे लगती है बॉडी में। तो आप उस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स।